understand the perspective basically. From that point of view, what and how actually we will be able to relate ourselves. Okay, technology की हम वो नहीं कह रहे कि technology do some miracles, but technology is also needed, and not just also needed, it is very much needed in a country like ours. So in this context, we teachers from continue, if I continue from the previous discussion, at least on these 3 points we relate. देखिए बेसिकली ये जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं या ये एफडीपीज ऐसे हो रहे हैं, इसके बेसिक पर्पस आप विल रियलाइज कैसे हो सकता है। देखिए ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए जरूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप अपने सब्जेक्ट्स, अपने कंटेंट, अपनी नॉलेज की तो आप एनरिचमेंट करना ही है कंटिन्यूस, आप मानते ही, चाहे जितने भी आप अपडेटेड हो, फिर भी कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी in our subject development different होता ही रहता है। लेकिन on the other hand, there is also try to understand from the point of view of institute where you are sitting. It's a premier institute in terms of teacher education and higher education level. And इस हिसाब से pedagogical issues भी आपको सीखनी पड़ती है। And those who are not from MN background, those who are from pure science background, they need to update their pedagogical aspects. यहाँ when we are talking about integration of technology into normal teaching and learning processes, technology में भी बहुत सारा pedagogical advancements हो रही है, and वो सारे technological pedagogical advancement उससे क्या होता है, जो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होता है, पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे, and पर्सपेक्टिव जो होता है वो frequently चेंज होता है, and सेम नहीं रहता। हम आपके बारे में अभी आज सोचते हैं, कल दूसरा सोच सकते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी विषय पर, फॉर एग्जाम्पल अभी सिलिकॉन वैली के बारे में सोच रहे हैं, कल हो सकता है हमारे भाई चेंज करें अपना माइंड, तो ये पॉसिबल ऑलवेज देयरफॉर क्योंकि ये फ्लूइड होता है, ये रिजिड नहीं होता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जब हम इफ वी गो अंडरगो सम ट्रेनिंग, सम ओरिएंटेशन, सम कोर्सेस, व्हेन वी लर्न समथिंग, देयर इज पॉसिबल दैट वी अल्टर आवर पोजीशंस इन अ वेरी लाइटर वे। मैं आपको हमारे सिलिकॉन वैली भाई के लिए वेरी लाइटर वे में रिकॉर्डिंग वाला फिर भी बता रहा हूँ, एंड लेडीज बिल्कुल अन्यथा नहीं मानना, सॉरी। हाँ, तो होता क्या है ना, मैं क्योंकि बताऊंगा, एक शादी के बाद एक दोस्त अपने घर में पार्टी में जब बुलाता है तो पूछता है क्यों तुम खुश नजर नहीं आ रहे, तो लेकिन फिर आई नो यू, तुम खुश नजर नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं बताना पड़ता है उसको, तो बोलता है नहीं, मेरी वाइफ ना तो 15 दिन घर से बाहर रहती है, तो आई डोंट लाइक दिस। तो उसका इसके पास तो आंसर तो नहीं रहता है, चलो इन्हें ऑल द बेस्ट करके चला जाता है। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर पार्टी रहता है उस घर में, वो बहुत खुश नजर आता है, ठीक है ना। तो बोलता है क्या सब कुछ ठीक हो गया क्या, हाउ आर यू नाउ, योर लाइफ हैज चेंज्ड और समथिंग, व्हाट हैपेंड? मैं अभी मैं समझ गया हूँ, कम से कम 15 दिन तो घर में है ना। तो इसका नजरिया, इसका पर्सपेक्टिव है ना। तो टेक्नोलॉजी हमारे सामने, हम कैसे यूज करें, कितना यूज करें, क्या यूज करें, इसका कहाँ पर यूज करें, कब ना यूज करें। मेनी टाइम्स इट्स नॉट नीडेड। सिंपल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट में कितनी बातें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी का जरूरत कभी नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू जब हम जाएंगे, हम बहुत सारे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो, वो सारा चीज़ हम समझना जरूरी है। इसलिए ऐसे वर्कशॉप्स जो, देखिए टेक्नोलॉजी का जब कोई भी बात करता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स के बारे में बात करता है, एंड हाउ टू यूज हैंड्स ऑन के बारे में बात करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी, सोशल एंगल से भी देखना चाहिए, ये भी एक नजरिया है ना। तो देयरफॉर इन दैट सेंस इट बिकम्स सो इसलिए ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होनी है टीचर्स की, इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट हैंड्स ऑन बट इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है, टेक्नोलॉजी तो है हमारे हाथ में, क्या इज इट अलाइन विद इफेक्टिव पेडागोजी प्रैक्टिसेस? जो एमएड के हमारे कलीग्स हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को। जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस ये कहता है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, करिकुलम एक चीज है, करिकुलम आपके हाथ में दे दिया, अब इसको ट्रांजैक्ट कैसे करें? Transaction taking place, you are the leader of inside your classroom, and what technological aspects you are using, when you are using, how you are using, it all depends on you, and it has to be based on certain principles.
लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की एक साइंस। जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, वी हैव आवर ओन सिस्टम ऑफ व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज द पेडागोजिकल सिस्टम्स। उसको समझना बहुत, जैसे नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड, नॉन टीचर एजुकेशन बैकग्राउंड वालों को ये बहुत जरूरी है, वेदर टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, वेदर इट इज अलाइंड विद द कंटेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वेदर इट इज अलाइंड विद द लेवल यू आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की यूज है तो यूज करना है, नहीं तो नहीं करना। अगर सिंपल लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग से, ग्रुप डिस्कशन से काम हो रहा है, दे आर आल्सो टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स। सो देयरफॉर उसको देखते हुए ही हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ना कि अब हमने सीख लिया है कि इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम यूज करेंगे, जरूरी नहीं। सारे फैसिलिटी, सारे फीचर्स अवेलेबल हमारे हाथ में है, लेकिन किस फीचर को हम कब यूज करना है, वेदर इट इज अलाइंड विद the content or not, whether it is aligned with my classroom or not, that decision is teacher. So therefore teacher ही leader है classroom का। बाहर से जो भी सीख रहे हैं, सीख के यहाँ से जा रहे हैं, implement तो आप ही को करना है। So therefore in that sense technology आपके हाथ में है, कब कहाँ use करना है, you are there. So therefore you should not see that it's being imposed or it's being ये हमें बताया गया है कि हम use करना ही है। So from that point of view, in understanding importance of aligning the technology with content and pedagogy is there, and ये सब मानते हैं इस चीज को। एंड लास्ट चीज, जब हम स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूटिलिटी इन एजुकेशन फॉर एवरेज नहीं बात कर रहे हैं, एलिट नहीं बात कर रहे हैं, हम पुअर के लिए बात कर रहे हैं, रूरल ग्रामीण जहाँ फैसिलिटी नहीं है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेसिकली फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बाय द सिस्टम में प्रोवाइड कराना होता है, इस किया होगा, करते भी हैं। इसके बाद वो कैसे हो रहा है, रेगुलर मॉनिटरिंग फ्रॉम द सिस्टम। सो देख आपको जूम प्रोवाइड किया गया है या फिर आपको कुछ और गैजेट्स प्रोवाइड किया गया है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा यूज, तो उसका मॉनिटरिंग भी होना जरूरी है। इस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि हम सेंसिटिव हो जाए टू रीच टू द नॉट रीच। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। So I thought this was the idea, not to exaggerate the idea of technology. Okay, with this I will stop here. But आप लोगों से डिस्कस करके मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आया, वो यहाँ ये मैं शेयर किया हूँ मैडम से, ये ग्रुप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो ये ग्रुप में शेयर करेंगे। दिस इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ अस एज टीचर्स। एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है, ये फोरकास्टिंग का स्टडी करता है। आप इसको ग्रुप आने वाले दिनों में करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। एंड जस्ट अब गूगल करिए 2040 में क्लासरूम कैसे होने वाला है, एंड 2035 तक क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ऑल सेक्टर्स, सिर्फ एजुकेशन में नहीं। और यहाँ जस्ट इफ यू सी द चैप्टर की आउटलाइन देखेंगे आप, ये ग्रैंड प्रॉब्लम्स हैं बता रहे हैं। इसको थोड़ा सर ये अच्छा, थैंक यू। ये देखिए क्लीन एयर एंड पोर्टेबल वाटर में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है आज के डेट में, एंड टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करने वाला है। आप इस चीज को समझिए। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी क्या क्या इश्यूज हैं, अंडर नरिश है हम लोग, फूड से प्रॉब्लम्स है हमारे, तो देयरफॉर यहाँ पर हेल्थ केयर में इश्यूज हैं, पब्लिक हाइजीन में इश्यूज हैं, एनर्जी में 24/7 एनर्जी कैसे, सोलर को कैसे और आगे हम चले जाएं। डोंट यू थिंक दीस आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, एंड डिसेंट हैबिटेट कैसे हो। अब क्वालिटी एजुकेशन देखिए, इतने दीज आर ग्रैंड प्रॉब्लम्स, दीज आर कंसीडर्ड एज अ ग्रैंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। एंड क्वालिटी एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए, इसमें एजुकेशन कैसे होने वाला है नेक्स्ट आने वाले 15-20 सालों में, एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल करने वाला है, एंड सेफ एंड स्पीडी मोबिलिटी है, पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कल्चरल डाइवर्सिटी को भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं कि हम एडवांस होते जाएं और कल्चरल को हम भूलते जाएं, कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हुए वाइब्रेंसी को कैसे रखना है, एंड इस ट्रेंड में क्या होने वाला है। बहुत सारे हमारे वी हैव आवर कल्चरल हेरिटेज, उसको भी तो देखना है, एंड ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, डिजास्टर, क्लाइमेट रेजिलिएंस, इको फ्रेंडली कंजर्व, ये सारे विषयों पर डिस्कशन हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू गो टू आपका अटेंशन आई विल टेक यू टू द
पेज नंबर 36, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़। टेबल नंबर 6 में ये देखिए, एजुकेशन में जैसे टेक्नोलॉजी क्या क्या होने वाली है। काइंडली इसको आप सब लोग देखिएगा, मूव्स में क्या होगा, एंड इट शोज दैट ये जो कलर्ड है, डार्क है, आर रेडीली डिप्लॉयड, ये रेडीली अवेलेबल है, लेकिन उतना यूटिलिटी में नहीं आया है मूव्स, एंड नीड्स टू बी मूव फ्रॉम लैब। एंड ये भी है कि मूव्स पे बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन अभी रीच नहीं हुआ है। हम बुक्स के बारे में, स्वयं के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उतना रीच नहीं हुआ जितना उसका पोटेंशियल है। एंड दूसरा देख सकते हैं, गेमिफिकेशन में जितना काम हुआ है, सिर्फ लैब में रिसर्च हुआ है, गेमिफिकेशन की बात ही हो रही है। एंड आने वाले दिनों में नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में गेमिफिकेशन रीच होने वाला है क्लासरूम। इस चीज़ को समझना। एंड रिसर्च जो हम करेंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब टीचर्स के लिए। अब देखिए, इंटरैक्टिव रिमोटली कंट्रोल्ड लैबोरेटरीज आ रहे हैं। मैडम आप माइक्रोबायोलॉजी से, एंड कई बार लोग कहते हैं कि कैसे साइंस सब्जेक्ट्स को या आने वाले हैं, लैब में ऑलरेडी टेस्टेड है, all these things have been done। कैसे research not just in India, elsewhere research has been already done, and they are ready and they are going to come into our classrooms and practices। ये आने वाले दिनों में ये आने वाला है। पर्सनलाइज्ड वर्चुअल टीचर्स आने वाले हैं, न्यूज़ रीडर्स आ गए हैं, है ना। अभी मैं भुवनेश्वर गया था, लीसा हाँ उड़ीसा जो लीसा हमने देखा है, कितना पता भी नहीं चलता है कि वर्चुअल पर्सन इज, तो वर्चुअल टीचर आने से देखिए, डोंट थिंक, देखिए कुछ और सोच, कुछ कहीं लोग हमें ये पूछते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, ये तो होने वाला है, लेकिन कई लोग बोलते हैं क्या टीचर्स को रिप्लेस करेंगे, ऐसे सवाल ऑलटुगेदर डिफरेंट है बेसिकली। This question may be very relevant question at this point of time as a teacher for me, but is this question is the only question that we are talking about? कि इसके कुछ और पहलू भी हैं क्या? ये अदरवाइज भी होने वाला है। आप अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो होने वाला तो है। तो कैसे हम अपने आप को अडॉप्ट करेंगे? इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, देखिए वेयरेबल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल वेयरेबल डिवाइसेस नीड है, देखिए इसकी रिसर्च हुई है एंड ऑलरेडी प्रैक्टिस पे भी आ गया है। जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको वॉच में सारा आ जाता है, या हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको, उनको ऐसा सिग्नल से ले जाते हैं कि वो जस्ट बाय वेयरिंग वॉच उनको सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट होगा, तो जो हम विजुअली या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इफ यू आर एबल टू रिलेट टू देम एंड 3D प्रिंटिंग एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस की इतना बढ़ावा होने वाला है आने वाले दिनों में, मैं बताता हूँ वो बेनिफिट हो रहा है। हम सोचते हैं कि क्या इंडियन लैंग्वेजेस इग्नोर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी की वजह से। इंडियन लैंग्वेजेस अभी एनईपी में बात कर रहे हैं कि इवन इंजीनियरिंग एजुकेशन थ्रू लोकल लैंग्वेजेस, ऑल एक्सपेरिमेंट एआईसीटी स्टार्ट कर दिया है, ट्रांसलेशन हो गया है, एंड इट ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को तो हम इसको हम वो नहीं कह सकते। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए 2035 तक तो ये विजन है कि होने वाला है। एंड एजुकेशन सेक्टर में अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी की वजह से टीचर का रिप्लेस होगा, मेरा मानना है इसको इस तरीके से नहीं देखना। टीचर का काम और बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी हमारी, लेकिन कंटेंट एंड पेडागोजिकल में हम ही रहेंगे सर जी। ऑपरेटर नहीं हो जाएगा, वो शब्द नहीं दूंगा मैं, लेकिन देखिए बड़े लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशंस नए आएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आती है। अब देखिए आपने कुछ सालों पहले जब टेलीफोन करने के लिए पीसीओ पे जाते थे, है ना, अभी वो पीसीओ नहीं है, लेकिन क्या वो लोगों का नौकरी चली गई? कुछ और कर रहे हैं, बस धीरे के अडॉप्ट किए हैं। तो उस हिसाब से नहीं देख करके टीचर्स की, मुझे नहीं लगता टीचर इज ऑलवेज सेंट्रल टू द पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन साइंस की रिक्वायरमेंट है, ये तो रहेगा, मुझे इस हिसाब से लगता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा कि आप लोग इसको
शेयर करते हैं तो इसको काइंडली इसको पढ़िएगा। एंड वन मोर है, ये स्पेशल, ये जो रिपोर्ट है वो तो जनरल था, ये स्पेशल रिपोर्ट। अच्छा, उस रिपोर्ट को आप देख पढ़ेंगे जब आप उस रिपोर्ट को, उन्होंने पूरा ऑल इंडिया का स्टेट, हर प्रांत से स्थिति है उसको लिस्ट, ऐसा ही उन्होंने फ्यूचरिस्टिक स्टडी वेरी सिस्टमेटिकली स्टडी किया है। एंड एजुकेशन को भी देखिए, इतना बढ़िया सा इन्होंने एजुकेशन क्या होने वाला है, एस्पिरेशंस, पीपल्स एस्पिरेशंस क्या है। एजुकेशन हैज टू बी बेस्ड ऑन पीपल्स एस्पिरेशन। आने वाले नेक्स्ट 15 इयर्स में जो यंगस्टर्स आएंगे उनको चाहिए क्या, हम क्या बढ़ा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, उन्हें क्या चाहिए उस हिसाब से होने वाला है। एंड ये जो रिसर्च इन्होंने जो किया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लोगों का केस स्टडीज किया एंड व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, आप क्लियरली देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यंगस्टर्स इज गोइंग टू, स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी। इसमें मैं इंडियंस इन 2035 कैसे होने वाले हैं, अगर हम इन चीजों को हम नहीं फ्यूचरिस्टिकल नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विजन छूट जाता है। उस एंगल से मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सिलिकॉन वैली को भी देखना लेकिन हमारे गांव को भी देखना, ठीक है ना? नहीं सर, नहीं डिस्प्यूट नहीं है, के विरोधी पर्सनली मैं नहीं हूं, लेकिन जो स्कूलिंग सिस्टम इतना फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन कोई forcefully नहीं। केवल वहां पर अपोजिशन है सर, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है वहां पर। कोई फोर्सफुल नहीं कर रहा, कहीं पर फोर्स नहीं करते तो कहते हैं कि नहीं कर रहे। सर प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं कि आप फोर्स है, फोर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर में फोर्स है, स्कूल में फोर्स है, ऑनलाइन का अपना एक कैटेगरी रख दिया, बोले कि 0 मार्क्स देंगे अगर आप नहीं देते अपने बच्चे को। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये these are not very systematic issues, they are local level issues। इसको इस तरीके से पूरी की पूरी प्राइवेट वही बात है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, मॉनिटरिंग कहाँ है? कौन इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा सर? बच्चों को जबरदस्ती हम लोग को देने के लिए बात दे रहा है। सर एक दिन एक लेक्चर हो रहा था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात की, संवैधानिक इसकी बात की जाए तो संवैधानिक संस्था कोई भी नहीं बनी, संविधान के थ्रू अगर पास होता है तब जाके ये नहीं, वो सही बात है, प्रोसेस में है, सारा प्रोसेस है, आप एब्सोल्युटली तैयार करके रखा है। अब उनके लिए हम बात किया, बच्चों को सब दिमाग में डाल दिया कि अभी आप नहीं कर रहो, आप करो, आप लगे करो। अच्छा, shall we move? तो ये that was the my idea। देखिए, ये परसेप्शन था, जैसे उस आदमी का परसेप्शन था, शामिल आदमी का परसेप्शन, ये मेरा परसेप्शन, हाँ, ये कभी भी बदल सकता है, एंड किसी को भी बदल सकता है, ये कोई थोड़ा नहीं जा रहा है, ओके? मैं जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 5-6 ईयर से मैं इतना टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, मैं खुद टेक्नोलॉजी का एडवोकेट करता हूँ, लेकिन आज मैं सोशल एस्पेक्ट पर एडवोकेट कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझिए, ठीक है ना? तो ये जो सेकंड पार्ट में जो मिली है, थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है, लेकिन इसको उस ओनली फ्रॉम अगेन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकर के, हम जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, जो हमारी क्लासरूम हायर एजुकेशन स्पेस में हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ आप सब जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कुछ हमारे क्लासरूम में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, या फिर कैसे इस तरीके से नए चीज़ से ले लें, इस पर हम ये तो फिफ्थ क्लास सभी हम जानते हैं, आप बता भी रहे थे। तो आप में से कितने लोग यूज कर रहे हैं अपने पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस? कैसा लगता है सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टूडेंट कुछ पढ़ के ही नहीं आता है, और कितना भी एक्स्ट्रा या डिफरेंट लेवल पढ़ के आता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सारा हम लोग चाहे जितना मेहनत कर ले, बट स्टूडेंट के टाइप, मतलब स्टूडेंट के एंड से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स सर एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया है स्टूडेंट्स में कि आप चाहे जितना उनको ये सारा मटेरियल दे दीजिए, चाहे जितना उनको आप क्लास में पढ़ाइए, वो लास्ट में पढ़ना उनको श्योर सीरीज से ही। कहाँ से? श्योर सीरीज सर, सीरियसली सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विद्यालय क्या महाविद्यालय में स्थिति नहीं है, कुछ छोड़ दिया
दिया जाए तो 10%। सर 100 में से आपको एक बच्चा मिलेगा जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। अच्छा ये इशू ये जो चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है फ्लिप्ड क्लासरूम का है ना किसी और? नहीं सर, पूरा हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन का जो है उसकी यही प्रॉब्लम हम उस तरीके से नहीं सर, ये हायर एजुकेशन का ओवरऑल है, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू फ्लिप्ड क्लासरूम। टेक्नोलॉजी इज हायर एजुकेशन का जो मैं पर्सनली फेस कर रही हूँ, हो सकता है अब मैं मैडम आपको इसका अपोजिट में एक सवाल करूँ। इसको आपके मैनेजमेंट क्या आपको मतलब फोर्स कर रहे हैं ऐसा मत समझिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से इसको एक चैलेंज है। डोंट टेक इट एज समबडी इज फोर्सिंग यू, टेक इट एज समथिंग, ये इज अ चैलेंज। आई एम टेलिंग यू now that you know this is your problem, that is you want introduce flipped class in your normal and only one student or two students are following, rest not, right now तो सबका आंसर नो है तो क्लास मत यूज करिए। सर यस है तो कोशिश करिए। सर मैंने क्लास में यूज किया है अभी, जैसे अभी तो फ्लिप क्लासरूम नाम आ गया है, बट व्हेन आई यूज इट इन माय क्लास तो हमने रोल रिवर्सल कर दिया था कि आई हैव गिवन द नोट्स, नाउ यू आर द टीचर। जैसे हमारे बीएड में सिमुलेशन टीचिंग होती है, रोल प्लेइंग होती है, तो उस नाम से आई इंट्रोड्यूस्ड इट क्योंकि वही चल रही थी, एंड देन दे हैड टू टीच, सो इट वाज काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन कम नाउ फ्लिप क्लासरूम। सो ऐसा नहीं, ये चैलेंज है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बट आई पर्सनली फील अगर मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया और मेरी क्लास में 100 बच्चे 100 में से 2 को भी इससे फायदा हुआ है तो मैं एक कदम आगे बढ़ी हूँ। सो आई विल स्टिल परसिस्ट कि फर्क तो पड़ता है सर। आप पहले से अगर बच्चों को नोट्स दे देंगे, उनके पास सारी चीजें हैं, नाउ दे आर कमिंग वेल अवेयर। और वैसे भी अगर आप नोट्स नहीं दे रहे, वो गूगल से इतना पढ़ के आ रहे हैं ना, दे आर क्वेश्चनिंग यू ऑन एवरीथिंग। अच्छा मैम ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये नया क्या लिखा है, दे नो मोर देन यू नो राइट नाउ। सर हियर आई डिफर बिकॉज़ बीएड हाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन माय डिपार्टमेंट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। इसको ट्रेडिशनल से हट करके देखना। अगर ट्रेडिशनल से संतुष्ट है तो मत जाइए। मेरी बात, अगर ट्रेडिशनल में आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लर्निंग बहुत अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं, इनोवेशन के लिए क्यों जाता है? इनोवेशन के लिए तभी जाता है जब देयर इज सम इशू। मैं नॉर्मली बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्लासरूम में, स्टूडेंट्स को मजा नहीं आ रहा है, सो कैन आई हैव अ डिफरेंट। तो ये जो आपका क्लासरूम में फ्लिप सक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। सो देयरफॉर दिस विल नॉट सूट यू। आप इस तरीके से देखिए, कुछ और चीज देखिए। अब एक सवाल का जवाब, क्या आप संतुष्ट हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग से? एंड क्या टीचिंग एंड लर्निंग बढ़िया सा होता है? नहीं मैं बताऊँ, आंसर मैं बताऊँ क्योंकि इतना समय लिया आपने तो आंसर मुझे पता चल गया है ना। नहीं तो हम कहीं ना कहीं हम सब संतुष्ट नहीं है पूरी की पूरी 100%। तो इसीलिए तो इनोवेशन आते हैं। इनोवेशन क्यों आते हैं? इनोवेशन, अब आप एक नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ते से आप डेली जा रहे हैं, आपको 10 मिनट लग रहा है, दूसरा रास्ता पूछते हैं क्या 5 मिनट में कैसे पहुंचे? नहीं करेंगे आप। इस यही तो इनोवेशन है। या तो उस रास्ते को अच्छा बना देते हैं, उस रास्ते को अच्छा बनाओ तो सेम आदमी चलेगा, कुछ तो कुछ नयापन लाएगा। नयापन का चक्कर में हम ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि हम फोर्सफुली कराना है क्या? इस बिल्कुल मत करिएगा। जब भी हम कुछ आउटसाइड से करते हैं वो नहीं पाता है। इनसाइड से अगर आप अभी आप ये जो मैडम कह रहे हैं तो नाम बाद में आया, पहले से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, कंटेंट जो होता है आप कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उस चीज को देख करके मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ। अनुभव से, ये कोई टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव से बात करता हूँ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी लेवल की 3 लेवल समझ लीजिए। स्कूल से लेकर के +2 तक बहुत हार्ड वर्क करके स्टूडेंट अपना रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ग्रामर, मैथमेटिकल ऑल दीज स्किल्स के साथ वो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है। अब वो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर है। 3 लेवल सोच लीजिए। तो वो 3 लेवल के बच्चे जो हैं
वो फ्लिप्ड क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, उनकी जो रुचि टुवर्ड्स कंटेंट, अप्रोच भी है अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट वो है या नहीं है। बीए करने ही क्यों आए हैं? ये इसके लिए अगर हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो आए ही क्यों, जो टाइम पास करने के है ना? लिए किया है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये इश्यू अगर हमारे सामने है तो इस चीज को थोड़ा मैं जो नजरिए से सोचता हूँ, मैं नजरिए से देखता हूँ, उससे आप भी थोड़ा सहमत मत हो जाइए, थोड़ा सोच करके मेरे साथ 2 कदम चल के देखिए। मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट्स को, चाहे पीएचडी का हो या पीजी का हो या अंडर ग्रेजुएट का हो, मैं उनको 3 कैटेगरी में देखता हूँ। अंडर ग्रेजुएट का है तो ये अंडर ग्रेजुएट का है, मैं ऐसा नहीं सोचता। पीएचडी का है तो ऑलरेडी पीएचडी का नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं उन तीनों को लेवल्स में अपने आप में I mostly have experimented this with my PhD students. With my PhD students मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, हम सब 3 लेवल पे होते हैं in terms of our approach to content. And basically होना चाहिए कि number 1 acquisition, acquiring. Acquiring क्या करते हैं हिंदी में? ग्रहण करना। स्टार्टिंग में आप अंडर ग्रेजुएट लेवल, आप +2 लेवल का भूल जाइए, +2 लेवल का भूल जाइए, अंडर ग्रेजुएट लेवल में उसका काम है कि एक्वायर करना। जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के थियरीज क्या है उसको एक्वायर करो, पहले नॉलेज को गेन करो। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की थियरीज क्या है उसको अच्छा से पढ़ो, एक्वायर कर लिया। तुम अभी मास्टरी नहीं करी है तुम्हारे सब्जेक्ट, लेकिन तुमको बेसिक्स तो आ गए। तो हम किसी भी स्टूडेंट को क्या लेवल पे हम इस कम से कम एक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड, एक्विजिशन होने के बाद जब उसकी लेवल बढ़ जाती है, जिसको पीजी कह रहे हैं, तो वो डीप बढ़ जाता है। आई यूज द वर्ड डीप नॉलेज। उसको क्या डीप नॉलेज, क्योंकि जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हो तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी बीएड में तुम ये सारे बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी के तुम पढ़ के आए हो, मास्टर एमएड में तुम हम और थोड़ा एडवांस में हम सिखा रहे हैं, यहाँ पर एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी हम सिखा रहे हैं। तो इसमें तुम डीप जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो जब वो मास्टर लेवल में डीप जाएगा, मास्टर लेवल में जब उस अंदर पहुंचेगा, और तो मटेरियल कैसे खोजेगा वो? वहाँ आप जो गाइड बुक बता रहे थे ना, मैं गाइड बुक समझ रहा हूँ, तो वो बेसिकली वो एक्विजिशन लेवल पे है, उसको आसान सा है, गलत नहीं है उसमें, तो उसी से क्योंकि उसको इमीडिएटली कोई परीक्षा पास करनी है, उसको एक्विजिशन लेवल पे है। अब उसके बाद वो अगर एक्विजिशन लेवल पे है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि यहाँ पर डीपर नॉलेज की टेस्ट हो रही है। तो उसके लिए वो करेगा क्या, इन एडिशन टू टीचर्स रिसोर्स मटेरियल इन द क्लासरूम, he will read some journals, he will read some extra books, he will search through Google or whatsoever places, तो वो डीप जाएगा। तो ये जो सेकंड लेवल जब पहुंचेगा, तो जब पीएचडी लेवल की जब जाएगी तो उसको करना क्या है, उसको एक्विजिशन हो गया, वो डीप नॉलेज है, अब उसको पीएचडी लेवल में उसको करना क्या चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वही तो काम है। अब कितने पीएचडी क्रिएटिव लेवल पीएचडी से बताइए, नहीं तो या रिपीटेटिव बताइए, क्यों नहीं हो रहा है? नंबर 1, एक्विजिशन ठीक से नहीं हुआ है, डीप हम नहीं गए, पीएचडी जैसे तैसे पास करना है, क्रिएटिव नहीं हो रहा है। अब इसको रिवर्स करके देखिए प्लीज, अब इसको रिवर्स करके देखिए, जब एक्विजिशन के लिए आया है तो उसके लिए हमारी पेडागोजी कैसे होनी चाहिए, क्या मेथड उसको सूट करता है। एक्विजिशन के लेवल पे बच्चा तुम इतना ही करो, है ना? तो फिर डीपर आया है तो अच्छा ठीक है, तुम और आगे बढ़ना चाहते हो तो देखो इसको इसके साथ और 4 किताबें पढ़ने दो, तो फिर डीपर हो गया। अब डीप नॉलेज के साथ तुम्हारे सामने बैठा है तो फिर चैलेंजिंग टास्क को देना ही पड़ेगा। यू कॉल इट डिफिकल्ट बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर एक्विजिशन में डीप अच्छा हुआ है तो पीएचडी बहुत आसानी से करेंगे, उसको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्रिएटिव चीज उससे प्रोड्यूस होगा एंड ही विल आल्सो एंजॉय दैट। अब सिर्फ ये है कि हम जो टीचर एजुकेशन वाले हैं, हम ये सोचते हैं कि corresponding to the requirement, जैसे आप कह रहे थे क्यों आया है ये, corresponding to his level of the backgroundness, background की जो है उसको अगर हम समझें तो किस लेवल पे है। एंड मैं बताऊं आपको, अगर हम मदद भी ना करें, अगर उसकी तरफ से है कि मुझे कुछ करना है, डीप जाना है, तो वो जरूर करें, इवन इफ यू डोंट गिव द मटेरियल। एज ए टीचर हम ये नहीं सजेस्ट कर मत देना। अब
किस हम हो सकता है आप डीप लेवल के टीचर हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स एक्विजिशन लेवल के हो सकते हैं। ये इसकी मिसमैच की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो देयरफॉर हम देखिए यही तो मैं ये मानता हूँ, जब भी कोई वर्कशॉप्स होते हैं ना, तो मन में व्यत्यास नहीं रखनी चाहिए। आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके चैलेंजेस एंड इश्यूज और प्रॉब्लम्स जब हम सुनते हैं तभी तो हम समझते हैं, इसके ऊपर ही हम सोचते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि जिस तुमने ये लिखा है तो इसको फॉलो। सर हम फोकस उन बच्चों पे कर लेते हैं जो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं अगर हम उनको फोकस करेंगे देन परसेंटेज बहुत लेस है, परसेंटेज कम है, लेकिन वो बच्चे हैं अगर वो है तो वो भी हम कर रहे हैं। और सर ये प्रॉब्लम भी हम लोग फेस करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक में पढ़ाता है, एक दिन एक स्टूडेंट आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा, तीसरे दिन तीसरा आएगा, कोई कंटिन्यूएशन आप नहीं पढ़ा सकते। और स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट में भी वो ये बहुत सीरियस ढंग से रहते हैं। मैडम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स मैं बताऊँ ना, पता नहीं क्यों डर जाते हैं बच्चे। ये बहुत मैं साइकोलॉजी में हमको इस बहुत कंडीशन में मुझे लगता है ना, कुछ चीजों को गवर्निंग कौन कर रहा है, वो गवर्निंग करने वाला व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति अगर ठीक हो जाएगा तो सारे सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। एक्सीलेंट। मैं सही बता रहा हूं। सर तो फिर मैं ये कहूँ कि हमारा इवैल्यूएशन इसके लिए गवर्नमेंट से क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ये क्लियर हो जाना चाहिए। आराम से ऐसे तो गवर्निंग करने वाला जो व्यक्ति है, वो सही होना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, ऐसा क्या है। बहुत बड़ा रीजन हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, इंटरनल मार्क्स अपने 30 मार्क्स का रखते हैं। बच्चा लिख रहा है वो पास हो रहा है, पास हो रहा है, कुछ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, अगर इंट्रोवर्ट है वो पास पास होना है। कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। हम लोग के समय में तो रेयर में 60% पाता था तो बहुत ब्रिलियंट, आज 80% वाला एप्लीकेशन आपको स्कूल वाले सिस्टम में किसी को फेल नहीं करना है, वो एप्लीकेशन में आता है। 99.9% वाले को हम अभी एमए में आकर के एक एप्लीकेशन नहीं, मैंने एक शब्द पूछा उनसे कि प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम केवल बता दो। गार्जियन के साथ अगर मैं एडमिशन तुम्हारा ले लूंगा। बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया सर, बड़ा कुछ नहीं पता। नहीं पता। 2012 में शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से जब मैं एमफिल करने गया जी तो सर वहाँ मुझे एज ए रिसर्च स्कॉलर की भूमिका में मेरे गाइड द्वारा मुझे कॉपी चेक करने के लिए दिया गया। मैंने पढ़ने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बोल्डली आवाज है सर। 100 कॉपी को मैंने इवेलुएट किया, जिसमें से मैंने 35 स्टूडेंट को फेल किया। जो वो कॉपी में जो था वो था वही मेरे क्या कहते हैं सुपरवाइजर ने अपने ऑफिस में बुलाया, कहा कि मतलब कॉपी चेक कर दिया, मुझे चेक कर दिया, कितने बच्चों को तुमने सबको पास कर दिए ना। मैंने कहा नहीं सर, आपने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, मैंने 35 बच्चों को फेल कर दिया। करें कैसे कर दिए, वो तो मेरे नाम पे है, मैं जेल चला जाऊंगा, सबको पास करो। यही कह रहा है, शिक्षित करो, रोजगार बनाओ, उत्तीर्ण करते चले जाओ। क्या सर वही मैं कह रही हूँ कि स्कूल सिस्टम में था कि आपको फेल नहीं करना है, आपको हायर एजुकेशन में अडॉप्ट करना है। कॉपी मिलते ही मैं समझ गया आपकी बात। मैडम जो कह रहे हैं सुनिए, देखिए एक काम करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं ना, अच्छा होगा। प्लीज डोंट माइंड। अभी Sir, but I had very different experience with respect to this pedagogy. Sir, During the pandemic, it was very high challenge for me to interact with my student in a core of the concept. So during that period, I used flipped classroom. Initially, I shared all the document, and I normally used my particular online classes for the purpose of discussion. So I personally feel there are lots of benefits. Like I was saving my time, and by using this technique, my personal observation was that we can do innovation only when we think from a different new perspective. During that time also my colleague was there who were not at all satisfied with this pedagogy कि कैसे हम share करते और उसके बाद फिर हम बच्चे सुनते नहीं हैं. But at the same time, I had the students who were enjoying by discussing the new concept. ठीक है मैम, ये doubt है and we should totally discuss this thing.
glad that इतना अच्छा डिस्कशन है, क्योंकि इससे कोई एक पहलू नहीं होता है, क्योंकि आप जब मैं कोई बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, आप अपनी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, which is very true, which is very real, and which has to be, right? हम ये जो इन प्रिंसिपल ये बात है, जो फ्लिप टू क्लासरूम जो है, इन प्रिंसिपल ये ऐसा होता है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने एक्सपीरियंस से जो आप बता रहे हैं, which has to be the real, so therefore आप इसको कैसे आर्डर करें, कैसे इस चीज को आप अपने सिस्टम में ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये अभी जो बोल रहे थे सर, मास्टर डिग्री में एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में आ रहा है तो बोल रहा है हाई स्कूल का टीचर है, प्राइमरी स्कूल में टीचर लोग क्या सिखाए तो नहीं कर पा रहे। फिर हाई स्कूल से गए ग्रेजुएशन कॉलेज में गए तो कॉलेज का बोला कैसे है, हाई स्कूल मास्टर क्या है, तो वी आर ओनली ब्लेमिंग एंड वी आर डूइंग कंप्लेन, बट सॉल्व क्या है ये तो सर एक्चुअली क्या है, जब हम किसी टेक्नोलॉजी को लाइक फ्लिप क्लासरूम इस वर्ड को सुन के थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के हाफ नॉलेज के साथ जब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, डीपर नॉलेज में नहीं लेते, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। मैडम आपने जो हाफ बोले ना, मैं आपको दिस यू व्हाट यू द वर्ड यू हैव यूज्ड दिस टाइम, उसको हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में, इसको हम ऐसा नहीं कहते, हम बहुत सारी चीज को इसको मिथ कहते हैं, किसी चीज को हम सही नहीं समझते हैं कुछ और, तो उस हिसाब से जब हम इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। सर एक्चुअली आपने उसको हाफ बोला एग्जैक्टली, वो एक्चुअली जो बच्चे नॉलेज के पर्पस से आते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, हम लोग भी ये देखते हैं, बट जो टाइम पास करने आते हैं, वही मैंने कहा कि स्टूडेंट का अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी कर ले अगर वो नहीं आए सर बातें जहाँ एसेंबल होना चाहिए वहाँ एसेंबलिंग इस ढंग से करे, हमारे स्तर तक आते आते जब हम उसको पकड़ते जैसे मशीन को तो पता नट फेल हो जाता, वही स्थिति हो हमारे साथ आ रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर डिस्कशन। सिर्फ आपको मैं अभी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप अभी भी असंतुष्ट हैं, देख रहा हूँ बाय द टाइम आई फिनिश माय क्लास, आप पीछे नहीं आप देखते कोई देखिए अभी राइट नाउ देखिए अभी इस तरीके से लीजिए, हाँ अभी आप सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हम एरिया क्लासरूम है, मुझे ऐसा कौन सा इनोवेटिव यूज करो जो आप सब मैं पॉइंट आपको समझा मैं मुझे कन्विंस करना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे कन्विंस करना है और फोर्सफुली नहीं करना है, अडल्ट्स है ना, आप ऐसा नहीं है कि मैं इसको टेस्ट करेंगे जाकर के फिर गूगल पे देखेंगे इन्होंने ऐसा कहा है कि प्रिंसिपल सिस्टम क्या है, कौन इसको लाया, कहाँ से आया है, हमारे देश में मेरे क्लासरूम में मेरे इसमें कैसे सूट होगा, आप इसका रिसर्च करेंगे जाएगा एक्सपर्ट आर्गुमेंट्स जब होते हैं तो आनंद आता है, इसी से कुछ निकलता है। तो इसको देखिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, इसको बेसिकली लर्निंग हो रहा है, इसको इनोवेशन क्यों कहा गया, आप इस चीज को समझिए, लर्निंग नॉर्मल वे में हो रहा था, तो उन्होंने कहा एक्टिव लर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसको एक्टिव लर्निंग कैसे करें, तो कोई पंडित ने कहा गया इसको फ्लिप करो, तो ये फ्लिप लर्निंग है, इसको एक्टिव लर्निंग करो, तो कोई रिनोवेशंस होते रहते हैं ना, तो उसी हिसाब से देखिए। एंड इसमें क्या हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स में डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चा पहले से पढ़ के आता है, आप कथा सुनने जाते हैं ना कहीं पर, पहले से जानते हैं तो आप रिलेट कर रहे होते हैं, नहीं तो लगेगा अरे कहाँ पे सुना रहे हैं ऊपर से, वेरी सिंपल है, अगर आप प्रिपरेशन अगर करेंगे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग स्टूडेंट्स, इवन इसको फ्लिप नाम मत दीजिए, I'm telling you, don't give the name of flip class. Tell them ये टेक्स्ट है पर कल पढ़ के आना बात कर, कल भी मत पढ़ाना उसको, क्या हुआ सर तुमने पूरा पढ़ लिया क्या, नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप
बारे में सुना और बाद में रोते भी हैं, है ना। परेशान भी होते तो ये जो कहानी जो जिसने सुनाई ये गुलजार, हालांकि गुलजार की कहानी नहीं है, ये पंचतंत्र से ली गई कहानी। ये जो कहानी है, हाँ, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उसको लेकर के परिचय मूवी था, उसको लेकर के उस संदर्भ में वो बता रहे थे, बच्चे थोड़ा हार्ड टू रीच चिल्ड्रन थे, उसके बारे में था वो। बेसिकली इसका रूट जो है पंचतंत्र, तो होता क्या है, उनकी कहानी जो उन्होंने जो बताई उस मूवी के बारे में, मोहन और सोहन दो होते हैं, ठीक है ना, लड़के। एंड जिस तरीके के बच्चों की बात कर रहे हैं मुझे याद आ गया मोहन और सोहन, उसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जिस स्कूल में भी इनका एडमिशन होता है वहाँ से उनका ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाती है, यहाँ से चले जाओ। तो पिताजी नाराज, परेशान, बच्चे जानबूझ कर ताकि हर स्कूल से हमें निकाल, जैसे एडमिशन हो गया दूसरा स्कूल, चलो वहाँ भी 2-4 दिन में वहाँ से। तो किसी ने कहा उनको होम ट्यूशन का, तो वहाँ भी टीचर को डेली बता, कितना भी ऐसा उस टीचर को सर हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते साहब, ठीक है। तो किसी ने साइकोलॉजिस्ट के पास, एंड वो उसका बड़ा एमएड का ट्रेनिंग था उसका, उसने कहा नहीं हम पढ़ाएंगे आपके बच्चे, सिर्फ शर्त यह है कि आप ये बच्चों को ये मत बताइए कि मैं टीचर, मैं डेली थोड़ा दिन पहले आऊँगा, रैप को बिल्ड करूँगा, वो सारे एजुकेशन प्रिंसिपल स्टार्ट किया उसने। तो ठीक है, अच्छा लगा। तो उनके पिताजी ने परिचय कराया, तो डेली आता गया, खाली फादर से बात कर रहा है। अब 1-2 दिन के बाद इनसे भी बात करना शुरू किया, मोहन और सोहन से। और मोहन एक दिन बताया लड्डू लाया हूँ, खाओ, तो दोनों को लड्डू दिया। तो एक हाथ में कुछ लड्डू दिया, एक हाथ में कुछ लड्डू दिया, तो मोहन को मिला कुछ, सोहन को मिला कुछ। तो मोहन कह रहा है ये आप कर क्या दिए हैं पर, तो मुझे कम दिए हैं, उसको ज़्यादा दिए। तो कह रहा है तो कितना तुमको कम है, तुमको कितना ज़्यादा है बताओ। तो ये काउंट करने लगा, मोहन काउंट करने लगा, जो मेरे हाथ में बहुत मुश्किल से काउंट कर रहा हूँ, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। ये तो फिर उसके हाथ में बताओ कितने हैं, तो उसके हाथ में 1, 2, 3, अच्छा तुमको कितना चाहिए था, मुझे भी 3 चाहिए। तो इधर का सोहन मेरे कह रहा है लड्डू देख रहा है, मोहन हो सकता है टीचर है, हमको पढ़ाने का सिखा रहा है। तो अभी हमको देखिए प्रॉब्लम किसका, प्रॉब्लम हमारा है। मेरा लड्डू भी दे रहा है, नहीं सीख रहे, तो अब करेंगे क्या, है ना। लीव नहीं है, जो विष्णु शर्मा ने किया उसको करना है ना। अच्छा तो यहीं से तो रूल स्टार्ट हुई। अब जानते हैं उस कहानी को, उस कहानी को बैकग्राउंड तो जानते हैं ना। अच्छा तो विष्णु शर्मा की जब राजा ने जब हार गया, तो एक विष्णु शर्मा कहता मैं पढ़ाऊंगा, तो बाकी टीचर्स जो पंडित जो लोग थे वो लोग कहते हैं कि तुम चार्जेस क्यों ले रहे हो, राजा है, अगर उसके बाद बेटे बहुत बदमाश है, वो नहीं सीखेंगे तो रिवार्ड क्या, पनिशमेंट भी देगा। तो विष्णु शर्मा 2 बात कहता है बाकी टीचर्स जिन्होंने फेल हो गए, उनको 2 बात कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ये कहता है, बताता है देखो तुम सभी टीचर्स के लिए मैं ये सैक्रिफाइस कर, पनिशमेंट दे रहे तो मुझे मिल जाता, कुछ दिन तो तुम खुश रहो, बोलता है। लेकिन किसी संदर्भ में दूसरा बोलता है ऐसा क्यों कहा, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप 100% कॉन्फिडेंस था। अगर मैं बोल दूं ये सारे टीचर्स मेरे पर नाराज हो जाएंगे, तो अपने आप को बचाना सोचता है, उनको भी मुझे कुछ करना है और इनको लेके जाना है। तो पेडागोजी जो होता है बेसिकली ये बहुत ही, इसीलिए हमारे जो साइंस जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो इंस्ट्रक्शनल साइंस जो हम जिसको कहते हैं इतना इजी नहीं है। ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स, हमारे सब्जेक्ट जो है ना थोड़ा ये इसमें पेशेंस, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना मैडम, अभी भी आप हैप्पी नहीं है, फिर भी मैं खड़ा हूँ ना, ये पेशेंस। मेरे क्लास में बच्चे बहुत एंजॉय करते जानते हैं, मैं रिकॉर्ड पे मैं बताता हूँ, मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, 50 मिनट में 5 मिनट फर्स्ट टेस्ट करता हूँ, उधर का बात करता हूँ, लास्ट 10 मिनट की टेस्ट करता हूँ, उधर बीच में हो सकता है 10 मिनट की कंटेंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ, बाकी थोड़ा उधर का वहाँ तक लाना, इसी में थोड़ा समय ज़्यादा, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा
तो एक आर्ट है सर। एक भी स्टूडेंट अगर चेहरा थोड़ा भी उदास है ना, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, पहले उससे बात करता हूँ, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में जब तक एकदम अरे ये सब तो छोड़ने वाला नहीं है करके उनका वो ब्रेकफास्ट भी नहीं किए या नाश्ता कुछ भी नहीं किया, फिर भी चेहरा उनको लगता है कि ये सब छोड़ने वाला है। और कभी कभी मेरा चेहरा उदास रहता है, वो पकड़ लेते हैं, तो बोलते हैं सर क्या हुआ है भैया, मन नहीं कर रहा, तो चलो सर आज क्लास में कहते हैं। ये बेसिकली जो भी इमोशनल बातें हुई हैं, करना है ऐसा नहीं होता। अगर आप मन से अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसे वो नहीं सुनना है whatever reason, तो नहीं सुनेगा। You can only take the horse to the water, you can't make the horse to drink the water। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसको मान के हम चलना है। टीचर्स कोई और प्रोफेशन होगा तो कुछ और बात, इसको तो बहुत सीरियसली बहुत चैलेंज लेकर के आप खुद अपना इनोवेशन करिए, यू हैव दैट फ्रीडम। आइए बड़े बहुत कम समय प्रोजेक्ट बेस्ड अभी, और ये तो एज द नेम सजेस्ट वाली थिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसमें होता क्या है बेसिकली हैंड्स ऑन, ये साइंस के भी अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स भी किया जा सकता है, हम ऐसा नहीं कर रहे। हैंड्स ऑन जहाँ जहाँ है वहाँ पर इसके जहाँ स्किल्स ओरिएंटेड आपकी टीचिंग है, तो instead of telling, instead of teaching, instead of demonstration alone, if you ask them to do it, so learning by doing principle से प्रभावित है। तो इसको हम इतना ही बयान करूँगा। प्रॉब्लम बेस्ड थोड़ा ये हायर ऑर्डर है, लाइक फॉर एग्जांपल हायर ऑर्डर अगर आप करा रहे हैं तो सिमिलर टू प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ होता क्या है ना, स्टूडेंट को अपने से ही इसको रिसर्च करना पड़ेगा, वो खुद एनालाइज करेगा, वो खुद डिस्कस करेगा टीचर के साथ बैठ करके या किसी और फ्रेंड्स के साथ बैठ करके। they themselves will develop a deeper understanding towards some issue। इसको हम प्रॉब्लम बेस्ड, अगर वो लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे दें, कैसा वाला दें, दैट इज इशू। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इट इज, इसलिए इससे क्या होता है कुछ अदर स्किल्स भी हम सिखा रहे हैं, जैसे बच्चों को टीम में इफेक्टिवली काम करना जरूरी है। टीम वर्क, टीम स्पिरिट, सिर्फ मैं ही नहीं, इट्स नॉट मी व्हिच इज इंपॉर्टेंट, इट्स वी व्हिच इज इंपॉर्टेंट। वो बच्चे अगर साथ में एंड दे विल लर्न टू सी फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव आल्सो। बच्चे क्योंकि देखिए सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर से सब कुछ सीख के नहीं आता है, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं? आज की डेट में बेस्ट ऑफ द वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ कंटेंट के लिए ही नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ और भी संस्कार भी सीख, तो ये सब सीखेंगे ग्रुप में जब काम। तो टीम जब टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप यूँ समझ लीजिए, इवन इफ यू हैव टू से नो, इन व्हाट वे यू से नो, अगर आप डिफर कर रहे हैं किसी से, कितने अच्छे तरीके से डिफर कर सकते हैं, कई तरीके डिफर करने, नाराज हो सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं, बात नहीं कर सकते, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल रहे हैं, है ना, कितने तरीके है ना भाई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होते हैं, हमें स्टूडेंट देखिए, हमें स्टूडेंट से हमें चेहरे से आंख से पता चल जाता है, ना नहीं बोलते हैं, हाँ भी नहीं बोला है ना। मैं जब छोटा था, मैं कॉलेज में था, आई टेक परमिशन फ्रॉम माय मदर टू गो मूवी, तो परमिशन नहीं देते तो नहीं जाना था, परमिशन नहीं देते फिर भी मैं मेरे फोर्स से हाँ बोलती तो मैं नहीं जाता, क्योंकि वो अंदर से परमिशन नहीं मिला। She has given me money, but तो उस जेस्चर से पता चल गया, जाओ तुम फोर्स कर रहे हो इस तरीके से। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, तो जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये कुछ एक्टिविटीज के थ्रू ये कराना होता है। मैं देखिए ये कर रहा हूँ, मैडम कुछ कहें। I wanted to listen more about game-based learning. गेम बेस्ड में गेम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसा चीज ऐड कर देना है, कुछ मैकेनिक्स उसमें लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐड करना होता है, उसके लिए थोड़ा स्किल होता है, पहले से प्रिपरेशन करना होता है, एंड ये थोड़ा स्कूल लेवल में ज्यादा हाँ वही सर हायर होता है, हाँ, इसीलिए मैंने थोड़ा केस स्टडी में प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है सर, हो सकता है, वो नहीं कह रहे हैं जी। कंट्रीब्यूट करते वक्त सेशन जैसे आप हर क्लास लेते हो, तो उस वक्त लास्ट में हम क्या पूछते हैं, बच्चों से क्वेश्चन रैंडमली पूछते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ क्विजेस आल्सो वी कैन इवैल्यूएट द होल सेशन।
What is it? Game-based research. Higher education में कब? School education. Higher education कब? चेक करना पड़ेगा. कब? ऑनलाइन ट्रेनिंग का हमने बात कर ही दिया है. ये देखिए अभी जो कोविड के बाद, जो पैंडेमिक के बाद हमको जो समझ में आ गया, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे ऑफ. इसमें दो बातें. एक तो आप खुद एज ए टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाता है कि आप खुद धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को विदाउट एनी ऑफेंस में बताता हूँ, जब ऑनलाइन समझते हैं तो वो वीडियो समझते हैं, जब वीडियो समझते हैं तो कैमरा समझते हैं. कैमरे के सामने ठहर के वो अच्छा नहीं बोलते. अदरवाइज दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे आर वेरी गुड टीचर्स. तो आर्टिफिशियल बन जाता है द मोमेंट दे बिकम आर्टिफिशियल. वो तो इसीलिए, लेकिन ये ऑनलाइन का मतलब सिर्फ वीडियो नहीं. यू डोंट हैव टू कम इन वीडियो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम वीडियो में सामने नहीं आना चाहते, मत आइए. एंटायर टेक्स्ट चलता रहेगा, आपका ऑडियो चलता रहेगा. एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पहले तो रिकॉर्ड तो करिए. पहले रिकॉर्ड करिए सामने ठहर कर, उसके बाद जो बोल रहे हैं उस कंटेंट आता जाए. बट स्टूडेंट वांट्स टू लिसन टू यू. योर वॉइस इज वेरी, ऑडियो इज वेरी. इसका देखिए पॉडकास्ट बहुत पावरफुल. पॉडकास्ट क्यों पावरफुल है वीडियो से? क्योंकि मैसेज उसमें, क्योंकि वो जो वीडियो में बोलने वाला है तो उतना कॉन्शियस नहीं है जो ऑडियो में जब बोल रहा है. अब देखिए आँख बंद करके बहुत खुशी से, अब ऑल इंडिया रेडियो की जो अनाउंसर्स होते हैं कितना मधुर आवाज है. तो आज तक कोई अमीर सानी को बुला है? नहीं बुला है ना. उसकी आवाज ही ऐसी. आप पूरा गीता तो सुन लीजिए, आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा. गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिसन कर लीजिए सर, पूरा विजुअलाइज. अच्छा, बोला हुआ है. हाँ सर, अवेलेबल है आपने? हाँ सर, कुकू एफएम पे जाए सर. अच्छा, कुकू एफएम पे उसपे से सारे बहुत सारे सर ऑडियोज मिल जाएंगे सर. काफी सर, बहुत सारे सर बुक्स हैं सर, लॉन्ग टर्म बुक्स हैं कुकू एफएम. उसमें पूरा गीता से दिया हुआ. इतने अच्छे वॉइस सर, ये बहुत सारे आपसे और बहुत सारे. हाँ वो कुछ पहले रेडियो पे सर एक विविध भारती से दोपहर में 2 बजे करीबन हवा महल करके एक कार्यक्रम आता था. और वो हम मतलब हम लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं तो रेडियो में सर वो पहले इस तरह का मंच नहीं होता. तो जो गांव सुदूर देहात में जो है वो कैसे देखते तो नहीं थे, उनके पास सुनकर ऊपर विजुअलाइज कर लेता था. कहानी कंटेंट वैसा होता था. सर वो ऑडियो बहुत पावरफुल है, इसलिए आज वीडियो जॉब की और रेडियो सब्सक्राइब कर रहा है. ये विषय है बिल्कुल यादों का सदर. हाँ तो प्लीज सर मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और मैं पहले ट्रेडिशनल में पढ़ाता था, आजकल मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ. पिछले 1.5 साल से मैं 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 1.5 साल से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा आज तक. मैं MBA में पढ़ा रहा हूँ, आजकल फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है. हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिला 27th रैंकिंग है. सर मैंने 450 वीडियोस बना ली है, 50 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट भी बना लिया है. बच्चों से हम जब बात करते हैं तो हमारे पास LMS पोर्टल्स होते हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं. बट कभी एकदम रिप्लाई नहीं आता बच्चों को. हम डिस्कशन फॉरम चलाते हैं, हर सेमेस्टर 12 डिस्कशन फॉरम होते हैं हमारे. क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, बच्चे आंसर्स भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं. और बच्चों से हम डायरेक्ट बात करते हैं तो फैकल्टी फॉरम भी बना हुआ है हमारा कि हम उससे बात कर सकें. तो आज की डेट में UGC का एक ब्रांच है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, और इवन वो भी प्रमोट कर रही है ऑनलाइन कोर्सेज को. चाहे जिसमें अभी स्टेट उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को UGC ने एक्सेस दिया कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो. मैंने डाटा निकाला है, MIT यूनिवर्सिटी है, दयाल भाग यूनिवर्सिटी है, शिव नागर यूनिवर्सिटी है और GL है. और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हाल ही में एक्सेस मिला है 17 अगस्त 2023 को कि आप ऑनलाइन कोर्सेज चला सकते हो, चाहे BCom है, BA है, MA है, MCom है. तो ये एक डाटा था. इसके बेस पे अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि मैं 1000 से 1500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. एक ही हमारा 12 लाइव सेशंस होते हैं जिसमें बच्चे उस टाइम भी हमारे को सुनते हैं. बट एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनता है कि जब मैं लाइव सेशन लगाता हूँ तो उसमें अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज के बच्चे आते हैं, इंडिया के हर स्टेट के कंट्रीज से बच्चे आते हैं. तो सुनते हमें ही है. जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो चैट बॉक्स पे हमसे बात करते हैं. तो आज की डेट में जो UGC है वो बढ़ावा तो दे रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पे,
बट इससे रिलेटेड मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल है कि जब यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, आज टकरार है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत बेटर कर रही है ऑनलाइन कोर्सेज में, वो बाहर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, चाहे दूसरी कंट्रीज के लोगों या कंटिनेंट्स के लोगों को आकर्षित कर रही है। करंट वे में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को कौन कौन से चैलेंजेस अब फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज नहीं कल को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को भी उनके साथ टक्कर देनी ही पड़ेगी। दूसरा मेरा मैटर है टीचर्स के रिगार्डिंग, ट्रेडिशनल टीचर्स और जो डिजिटल टीचर्स है, आजकल काफी गैप बन रहा है दोनों में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, एक एक लेक्चर का रिकॉर्ड है। जैसे सर ने बात की, हमारे को क्लासेस कैसे लगाते हैं, हम जो स्टूडियो अलॉट होते हैं वही हमको बुक करने पड़ते हैं कि इस दिन आपको स्टूडियो में जाके आपका इतने से इतने बजे लेक्चर रिकॉर्ड होगा। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं 450 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आजकल कैमरे के सामने हम उतना नहीं बोल सकते। ऐसे ट्रेडिशनल मैंने भी पढ़ाया, बट मैं ट्रेडिशनल इतना बेटर नहीं पढ़ा सकता, मैं कैमरे के सामने पढ़ा सकता हूँ। बट आज नहीं कल को टीचर्स को भी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा कि हमें डिजिटली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ नीड। तीसरा सवाल है बच्चों के लिए। यूजीसी का एक अध्यादेश बोलता है कि डिस्टेंस एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन की डिग्री सेम मानी जाएगी आने वाले टाइम में। तो बच्चों के लिए भी वो होगा कि मैक्सिमम बच्चा जो जॉब करता है, जिसने +2 के बाद गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया, एसएससी का कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, वो तो अपना जॉब की तरफ ही देखेगा। आने वाले ट्रेडिशनल में बच्चों को भी ये चैलेंज होगा कि ठीक है, हमें डिजिटली पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम डिग्री है, जो उसे मिलेगी वही मुझे मिलेगी। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए मेरा सवाल था। अक्षय राणा। आपसे देखिए, एक पर्सपेक्टिव हमारे सामने, एक कॉर्नर में चुपचाप से बैठे हैं एंड उनकी तकलीफ समझे बैठे हैं, and he must be enjoying the offline class like this. I can imagine if he comes here and he becomes a teacher and she is missing. He's application add कर ली है, सारी ऑनलाइन की, ये पहली ऑफलाइन की है। पर मजा तो ऑनलाइन में है। हम वो करें, you accept or you don't accept, reality तो reality and इस तरफ बढ़ रहे हैं हम, और ये जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो दिशा हमारे रूम में, हमारे कॉर्नर में वहाँ बैठी हुई है ना। तो फिर हम हमारे यही इश्यूज पे, हमारे यही I don't have direct answers to your questions, but I tell you, you will enjoy it. You must be a very good teacher, therefore you are enjoying in the online and you are missing the offline, and whenever you get the chance you will have that gratification. वो जो satisfaction तुम्हें जो नहीं है वो मिल जाएगा। आप इसको देख क्लास में रोगे नहीं क्योंकि ऑनलाइन दोनों अलग चीज है। क्लासरूम पर भी इतने क्योंकि विज्ञान के ऊपर मैं पढ़ाया हूँ तो क्लासरूम में पढ़ाया हूँ, तो अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ाते जा रहे हैं तो किसी दिन ऑफलाइन तो वो ऑन द हैंड वाली कहानी जैसा हो जाएगा। तो एंड ये बहुत दूर नहीं है, जो फ्यूचर स्टडीज में जो 2040 के बाद कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम सब चीजों को आगे लेके जाने वाली है। हम नहीं जाएंगे, हम कोई और हमें लेके जाएगा। तो देखो ये जो चीजें हैं, जो हम पेडागोजिकल हम बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो समय के साथ nothing is permanent, only change is change तो होना ही, you accept it. So friend, thank you so much for that. पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हम इसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होता है? बेसिकली लर्निंग स्टाइल से लेकर के and you will be right person, different when you get in their forums and when you get their answers. Now you have thinking, do you have any education background in terms of training? What subject do you teach? I'll suggest you. I'll suggest few books after this. I'll suggest few books. You study from instructional science. You study instructional science. Okay. You study how, what are the taxonomy, how objectives, how these, all these things you need to study, and what are the different learning styles, how, and what are the levels of, what phases of, all these पढ़ोगे इस चीज को, and you will become a, and there is one book I tell you, for you and especially for all of us. If you have not seen that book, today it's online available. 100 ways of किताब का नाम है
एग्जैक्ट अभी बता सकता हूँ 100 ways of making learning better, 100 ways of online learning better. Okay. अभी मैं सर्च करके दिखाता हूँ and he has given how, see you are already into this space and the moment you read these 100 ways, 100 different ways based on 10 different principles. This is based on 10 different principles of educational instruction. 10 different principles I will right now I will tell you. And वो 10 principles में each way में 100, each पे 10 ways उसमें 100 यूज नहीं करना पड़ेगा आपको. 10-15 में अगर already by I guess you already must be using all this unknowingly. And I tell you, if you start thinking from this perspective, you will enjoy, you will become much more better in terms of. And कल तो ये हो सकता है, research studies आएंगे कि ये जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, उनकी ऐसी वाली स्टडीज फ्यूचरिस्टिक स्टडीज नहीं ये यूनिवर्सिटी का इंटरनेट बंद हो गया था, चल नहीं रहा था, टेक्नोलॉजी मेजर हमारे लिए प्रॉब्लम एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम जानते हैं तो ये फील्ड वर्क रिलेटेड ओके ना एंड फील्ड असेसमेंट हुआ एंड लर्निंग एनालिटिक्स जो आज यू आर यूजिंग लर्निंग एलएमएस व्हिच एलएमएस यू आर यूजिंग यूनिवर्सिटी do you apply do you do any analytics or some backend your other officers will be doing analytics? Yes, for private universities they have set up a proper team, those who are working on LMS. Teachers are actually just using that LMS portal. And backend? All backend is being actually taken care by the. मौका मिलेगा तो मैं लाइव्स में दिखा सकता हूँ. आप बताइए आप ये भी करिए आप लर्निंग एनालिटिक्स लर्निंग एनालिटिक्स के प्रोफेसर साइंस है आप खुद करें ठीक है and of course virtual reality so friends I'll stop here my discussion but it's this session इसको इस तरीके से लेना ये कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ है किस तरीके से लेना and innovation जो है ना आपके स्टूडेंट जो है ना मोहन और सोहन बनते हैं और तो मोबाइल अपना देखते रहते हैं और किसी को सुनते नहीं है ऐसे वाले मोहन और सोहन ऑनलाइन देखी करते दिखाई देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते देखी करते दिखाई देते हैं, टीचर यहाँ तक कि गाली गलौज भी होती है सारा, यहाँ लाइट अच्छा है। ऑनलाइन में एथिक्स नहीं सिखाया जाता है। ऑनलाइन में कोई एथिक्स नहीं होगा, ऑनलाइन में चलिए आई थिंक आई मैं तो ऑनलाइन ऐसे क्लास को पढ़ाया हूँ, पूरा परिवार बैठ करके पढ़ रहा था, पूरा परिवार बैठ कर ऐसा ही होता है रामचरितमानस पढ़ाएंगे तो पूरा परिवार नहीं सुनेगा। मानस है Sir, thank you so much sir for making this session so interactive, enlightening as well as informative for all the participants.